हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और जैसे कि हमारा कंपनी अकाउंट चल रहा था, कंपनी अकाउंट्स में अभी मैंने फर्स्ट पार्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने कंपनी की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इनके बारे में सीखा। अब आज हम सीखते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखें, सबसे पहले शेयर इशू करने का पर्पज क्या होता है उसे समझना है। पर्पज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू क्यों किए जाते हैं, शेयर इशू करने के पीछे कंपनी का क्या मकसद है। जैसे कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स घर से लाकर कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, वैसे ही कंपनी में बिजनेस करने के लिए कंपनी में पार्टनर तो नहीं होते, बट कंपनी में मेंबर्स क्रिएट किए जाते हैं। और वो भी कैसे, हम पब्लिक में शेयर इशू करके। तो शेयर इशू करते हैं जिसके बदले हम पब्लिक से पैसा लेते हैं और वो पैसा कंपनी की कैपिटल बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जाता है कैपिटल के लिए वो है शेयर कैपिटल। ठीक है। अब शेयर इशू करके जो पैसा आएगा, यह सबसे पहले बात आती है कि कंपनी शेयर किस लिए इशू करती है, क्यों इशू करती है। तो दो पर्पज हैं उसके। पहला है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, और दूसरा है इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो पहला पर्पज है कि हम शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा लेते हैं। मीन्स देखिए, कोई भी बिजनेस करना है, कैपिटल तो हर बिजनेस के लिए चाहिए। अब यहां पर शेयर इशू करके जो कैपिटल आती है, कैपिटल का हम क्या करते हैं, कैपिटल से बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स परचेज की जाती है। कोई भी बिजनेस बिना फिक्स्ड एसेट्स के नहीं चल सकता। किसी में छोटी तो किसी में बड़ी फिक्स्ड एसेट्स चाहिए। जैसे हमें बिजनेस करने के लिए बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, फर्नीचर चाहिए। ये सारी एसेट्स परचेज करने के लिए क्या चाहिए, पैसा, कैश। तो जो शेयर हम इशू कर रहे हैं उसके बदले जो कैश कंपनी को मिलेगा, उस कैश से हम कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे। ठीक है। और अगर कोई पर्सन हमें एसेट्स देने के लिए तैयार है और बदले में हमसे कैश लेने के बजाय वो शेयर्स लेने के लिए तैयार है, मीन्स वो मशीनरी देने के लिए तैयार और बदले में हमारे से कंपनी के शेयर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो हम उससे मशीनरी लेकर बदले में उसे शेयर दे देते हैं। तो शेयर इशू करने के बदले या तो पब्लिक से हमें कैश मिलेगा, या फिर कोई वेंडर है या सप्लायर वो अपनी एसेट्स देने के लिए तैयार है और बदले में हमारे कंपनी के शेयर लेने के लिए तैयार है, तो हम उसे भी शेयर इशू कर देते हैं। तो जब शेयर इशू करने के बदले कैश ना मिले बल्कि कोई एसेट्स मिले, या हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, तो बिजनेस परचेज करने के बदले जो पेमेंट करना है वो कैश में ना करके हम शेयर्स में कर देते हैं, तो उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आज हम सीखेंगे कि शेयर इशू फॉर कैश और इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कैसे ट्रीट किया जाता है, अकाउंटिंग में क्या ट्रांजेक्शन इसकी रिकॉर्ड होती हैं, कैसे इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। इस चैप्टर में हमें केवल जर्नल एंट्री सीखना है, साथ ही साथ कैश बुक और बैलेंस शीट बनाना। इसमें और लेजर अकाउंट आपसे नहीं पूछे जाते। ठीक है। तो इसे मैं मिटाता हूं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका कि जो शेयर इशू करते हैं उसे किस प्राइस पर इशू करते हैं। तो उसके लिए बात आती है, उसे बोलते हैं टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स।
अब शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर जैसे शेयर क्या है, एक जैसे हमारे पास करेंसी नोट होता है वैसे ही शेयर्स की भी अपनी एक वैल्यू होती है। अब आप समझे, अगर कोई कंपनी जिसके शेयर की फेस वैल्यू मीन्स वो कीमत जो उसके ऊपर लिखी हुई है, जैसे हमारे करेंसी नोट पे 500 के नोट पे 500 अमाउंट उस पर लिखा है, 100 के नोट पे 100 रुपए के नोट पे 100 रुपए लिखा है, ऐसे शेयर्स की भी अपनी एक फेस वैल्यू होती है जो उसके फेस पे लिखी होती है। अब मान लीजिए एक शेयर है जो कि 100 रुपीज का है, 100 रुपए का एक शेयर है। अगर इस 100 रुपए के शेयर को कंपनी 100 रुपए में इशू करती है, 100 रुपए का ही शेयर है और उसे हम 100 रुपए में ही मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इशूड एट पार। पार का मतलब सम मूल्य पे, सम मूल्य का मतलब कि जितनी वैल्यू का शेयर है उसी प्राइस पर उसे इशू करना, उसे कहते हैं इशूड एट पार। फिर अगर मान लो कंपनी अपने शेयर उसकी फेस वैल्यू से कम पे इशू करती है तो उसे कहते हैं इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर शेयर इशू करना, ठीक है। और अगर कंपनी अपने शेयर को उसके फेस वैल्यू से ज्यादा पे 110 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए पे इशू करती है, ऐसा कंपनी तब कर पाती है जब कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी हो, तो वो अपनी चीज को, अपनी कीमत, अपने शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू कर सकती है। तो जो भी ज्यादा अमाउंट, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है उसे कहते हैं प्रीमियम। तो बोलेंगे इसे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ये कंपनी के लिए एक प्रॉफिट है जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज कंपनी को मिल रहे हैं। देखिए 100 रुपए का शेयर है तो इसमें 100 रुपए तो हमारी कैपिटल मनी है, बट जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 10 रुपए एक्स्ट्रा है उसे हम कहते हैं प्रीमियम। ये कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या कोई कंपनी अब भी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो एज पर ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 79 कहता है कि आप कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो अगर पांच कंडीशन फुलफिल करते हो। बट जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, अब कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि कोई भी कंपनी, मैं बताता हूं उसके लिए, इसके लिए सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 restricted the issue of shares at discount। मीन्स ये जो सेक्शन 53 है, इस सेक्शन 53 ने कंपनियों के ऊपर रोक लगा दी कि अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, एक्सेप्ट मीन्स यहां पर तो डिस्काउंट पर इशू करने पर रोक है, बट सेक्शन 54 परमिट करता है कंपनी को अपने शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर्स के रूप में इशू करने के लिए। और ये स्वेट इक्विटी शेयर्स केवल कंपनी के एम्प्लॉयज को इशू किए जा सकते हैं, पब्लिक को नहीं। तो सेक्शन 54 allows only issue of shares to employees as sweat equity shares। स्वेट इक्विटी शेयर्स के रूप में एक कंपनी अपने शेयर्स को अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, बट उसके लिए याद रखना है सेक्शन 54, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है।
कंपनी को अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपनी की वैल्यू है, रेपुटेशन है, तो अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है। बट ये जो प्रीमियम का पैसा है, इस प्रीमियम मनी को यूज करने के लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कहता है कि आप इस प्रीमियम को सभी कामों में यूज नहीं कर सकते, बल्कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में बताए गए 5 पर्पज के लिए ही शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं। तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 allows to use the premium money for 5 purposes। अब वो 5 पर्पजेस क्या है जिन 5 पर्पज के लिए हम इस प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। कंपनी इस प्रीमियम से कंपनी के एक्सपेंस नहीं पे कर सकती, इस प्रीमियम से कंपनी अपने एसेट्स नहीं परचेज कर सकती, केवल 5 पर्पज के लिए यूज कर सकते हो इस प्रीमियम को। और वो 5 पर्पज क्या है? पहला, फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। अगर कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए इस प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। दूसरा है फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी अपने प्रीलिमिनरी का मतलब होता है कंपनी के फॉर्मेशन के, इनकॉर्पोरेशन के खर्चे, शेयर इशू करने के खर्चे, प्रोस्पेक्टस छपवाने के खर्चे। तो कंपनी उन खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए इस प्रीमियम का यूज कर सकती है। तीसरा है फॉर राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स इसका पर्पज है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, अगर कंपनी ने किसी ब्रोकर की हेल्प से शेयर इशू किए हैं और उस ब्रोकर को हमें कोई कमीशन देना है, तो ब्रोकर को जो कमीशन देते हैं उसे कहते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन को हमें अपने बुक्स में से राइट ऑफ करना है तो हम इस प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। या कंपनी ने शेयर इशू करते समय या डिबेंचर इशू करते समय कोई डिस्काउंट दिया है तो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए भी कंपनी इस प्रीमियम का यूज कर सकती है। तो ये हो गए 3 पर्पजेस। चौथा पर्पज है जिसके लिए कंपनी यूज कर सकती है, वो है फॉर पेइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। तो फॉर पेइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। अगर कंपनी ने शेयर या डिबेंचर्स इशू करते समय अगर कंपनी ने शेयर या डिबेंचर इशू करते समय, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू करते समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को यह बोला है कि प्रीमियम हम रिडेम्पशन के टाइम, रिडेम्पशन का मतलब पैसों की वापसी, जब पैसों की वापसी आज से 5 या 10 साल बाद करेंगे तो प्रीमियम के साथ करेंगे। तो इस प्रीमियम को, प्रीमियम और रिडेम्पशन देने के लिए जो प्रीमियम यूज किया जा सकता है वो केवल ये प्रीमियम है जिस प्रीमियम से हम ये प्रीमियम और रिडेम्पशन दे सकते हैं। ठीक है। और लास्ट पर्पज फॉर
बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स को दोबारा से रीपरचेज करने के लिए, अपने ही शेयर्स को मार्केट से वापस खरीदने के लिए इस प्रीमियम का यूज कर सकती है। इस प्रीमियम से कंपनी बाई बैक ऑफ शेयर्स कर सकती है। ठीक है, इन 5 पर्पज के अलावा किसी और काम में हम इस प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते। तो ये तो हुई बात टर्म्स ऑफ इशू। टर्म्स का मतलब इशू करने की क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। तो शेयर को एट पार, एट प्रीमियम या फिर एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे समझते हैं। चैप्टर बहुत अजीब, बहुत इजी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे पूरा अच्छे से समझने के लिए आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो हमारी रेगुलरली अपलोड हो रही है अब चैनल पे। तो इस कॉन्सेप्ट, अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करते तो गारंटी लेता हूं कि चैप्टर में आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होने दूंगा। और अगर कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम समझते हैं कि कैसे एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है मार्केट में। ठीक है, इशू करने का क्या प्रोसेस है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हमें शेयर इशू करना है। शेयर की फेस वैल्यू के बारे में अभी मैंने बताया आपको कि हमारा शेयर है, मान लीजिए फेस वैल्यू है ₹100। अब कंपनी चाहे तो ये शेयर्स की जो फेस वैल्यू ₹100 है, इसे इकट्ठे ले ले या फिर इसे इंस्टॉलमेंट में ले ले। मीन्स ये ₹100 कंपनी 2 तरीके से ले सकती है। इन लंपसम कंसिडरेशन या फिर इन इंस्टॉलमेंट। इन इंस्टॉलमेंट का मतलब कि या तो ₹100 हम इमीडिएटली एक साथ पब्लिक से ले लें या फिर इस ₹100 को हम छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। अगर इकट्ठे लेते हैं तो उसे कहते हैं लमसम। ठीक है, लमसम का मतलब इकट्ठे ₹100 पूरे हमें एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही दे देना है। जबकि दूसरा है कि इंस्टॉलमेंट पे लेना। अब मैं आपको दोनों की एंट्रीज बताता हूं। देखिए, अगर हमने लमसम में पैसा लिया है तो क्या एंट्रियां होंगी। पूरा का पूरा ₹100, ये ₹100 इकट्ठे हमें एप्लीकेशन के टाइम ही, अप्लाई करते समय ही पे करना है। कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है इसकी। तो कैसे करेंगे। व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। अब आपको समझना है ये एप्लीकेशन क्या है। कंपनी एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू ये शेयर्स इशू करती है। सबसे पहले कंपनी को मार्केट में एडवर्टाइजमेंट देना होता है। ऐसे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कब कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है। तो कंपनी इसके लिए आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ लॉन्च करने का मतलब, आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट आइदर टेलीविजन, न्यूज़पेपर या रेडियो, कोई भी मीडिया का यूज करके हमें पब्लिक को इन्फॉर्म करना है। अब ₹100 का शेयर हम ₹100 पे इशू कर रहे हैं, ये भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन में देना है, बताना है। कंपनी शेयर इशू करने के लिए मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कर देती है, एक डेट बता देती है कि कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक हमारे शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। मीन्स आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कंपनी अनाउंस करती है कि
XYZ Limited is going to issue its shares and the issue is open from 10th of November to 25th of November, कि 10 नवंबर से आप मार्केट में शेयर्स खरीद सकते हैं, हमारे शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 25th ऑफ नवंबर है। तो इस डेट के दौरान ही हमें सारा पैसा, मीन्स अगर कंपनी ने वन टाइम मांगा है तो पूरे 100 रुपए हमें इमीडिएटली भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होती है अब देखिए जरा। पहला केस तो हमने क्या लिया कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम ही मांगा है। तो जब पब्लिक अप्लाई करेगी, एप्लीकेशन फिल करके भेजेगी, तो उसके साथ मनी पूरे 100 रुपीज हमें भेजना है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं फुल फेस वैल्यू। फुल फेस वैल्यू 100 रुपीज ही कंपनी ने इकट्ठे मांगे हैं। तो इकट्ठे मांगे हैं तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले क्या होगा, कंपनी के बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और 100 रुपए एक शेयर से मांगे गए, तो फिर कितने पैसे आ जाएंगे, 10 लाख रुपए। और इसे कंपनी दिखाएगी टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख रुपए। यहां पर पूरे के पूरे 100 रुपए कब मांग लिए गए, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम ही पूरा पैसा जब भी मांगा जाएगा, हमें ना केवल एप्लीकेशन लिखना है बल्कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है कि लोगों के नाम शेयर्स इशू कर देना, रजिस्टर कर देना, किसको कितने शेयर अलॉट किए गए वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही डिसाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां में नरेशन लिखना है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। बट अभी ये पैसा कहां आया है, अभी तो ये पैसा बैंक में आया है। इसके लिए हमें किसी बैंक से टाई अप करना होता है, जो बैंक हमारे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो अभी वहां बैंक में भी जो पैसा आया है वो किस नाम से आया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से। आपको ये दोनों चीजें एक साथ तब लिखना है जब फुल प्राइस 100 रुपए का शेयर 100 रुपए इकट्ठे एप्लीकेशन के टाइम ही पे करना है, तो आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट पूरा लिखना है। ठीक है, और ये पैसा फिर क्या करना है हमें, अब उसको, इस पैसे को कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कराना है। तो सेकेंड एंट्री होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन मनी कंपनी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराएगी। कंपनी के अकाउंट का नाम होता है शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो ये अकाउंट हमारा हो जाएगा 0। इसे हम कर देंगे डेबिट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो यहां लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी is transferred to share capital account। तो ये केवल 2 एंट्रियां होंगी। अगर शेयर्स लमसम मनी के बदले मीन्स वन टाइम में पूरे पैसे मांगे गए हैं तो आपकी केवल 2 ही एंट्रियां होंगी।
पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से पैसे आने की, और फिर उसे कंपनी के अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने की एंट्री। बस 2 एंट्री होंगी। जबकि दूसरा केस है कि अगर कंपनी ये 100 रुपए को इंस्टॉलमेंट में पब्लिक से मांगती है। इंस्टॉलमेंट का मतलब कि कंपनी ये 100 रुपए इकट्ठे ना मांगकर, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 100 रुपीज का शेयर है, कंपनी ये 100 रुपीज भी इंस्टॉलमेंट पे मांग रही है, तो वो इंस्टॉलमेंट 3 या 4 इंस्टॉलमेंट कंपनी बना सकती है, कभी कभी 5 इंस्टॉलमेंट भी बना सकते हैं। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है, मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट हमने बनाई 20 रुपीज की, सेकंड बनाई 30 रुपीज की, फिर बनाई 30 रुपीज की, और लास्ट इंस्टॉलमेंट बना दी 20 रुपीज की, ताकि शेयर होल्डर पर इकट्ठे बर्डन ना आए। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन। मींस आप जब शेयर्स अप्लाई करेंगे शेयर्स परचेज करने के लिए, तो आपको 20 रुपए पर शेयर, अगर आपको 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करना है तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपए, एक शेयर के 20 रुपए, तो 10,000 शेयर के कितने हो जाएंगे, 2 लाख रुपए हमें कंपनी में भेजने होंगे, उसे बोलेंगे एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है, अलॉटमेंट। तो जब अप्लाई किया तो उस टाइम पर नहीं पता कि किसको कितने शेयर मिलेंगे, बट जब कंपनी ने जितने लोगों को शेयर इशू किए उनके पैसे कहां ट्रांसफर किए, अलॉटमेंट पे, मींस शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जिन लोगों का पैसा कंपनी ने ट्रांसफर किया, इसका मतलब उतने लोगों को शेयर इशू कर दिए, कंपनी ने अलॉट कर दिए। इसलिए अब अलॉटमेंट का पैसा हमें भेजना होगा, जो कि 2 से 3 महीने के गैप में मांगा जाता है। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 2-3 महीने बाद कंपनी अपनी जरूरत के अनुसार जब पैसे मांगेगी तो उसे बोलेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, फिर लास्ट है सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से भी कंपनी ज्यादातर पैसे मांगती है। तो ये तरीका है इंस्टॉलमेंट का। तो यहां पर फिर एंट्रियों में क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली एंट्री, जब एप्लीकेशन मनी आएगी, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, अब हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं लिखना, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है। इसलिए एप्लीकेशन के टाइम बस एप्लीकेशन वर्ड यूज करेंगे। मान लीजिए 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए, तो 10,000 शेयर इंटू 20 रुपीज एप्लीकेशन के ही केवल मल्टीप्लाई करके हम 2 लाख रुपए यहां दिखा देते हैं कि अभी कंपनी ने केवल एप्लीकेशन का पैसा मांगा है। फिर सेकंड एंट्री हम करेंगे, जो एप्लीकेशन का पैसा आया उसे कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी को कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना है, इसलिए इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे डेबिट करके। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल अकाउंट में। बट अभी क्या आया है, अभी तो कंपनी को केवल एप्लीकेशन का पैसा मिला है। अब 2-3 महीने बाद कंपनी जिन लोगों को शेयर हमने अलॉट किए हैं, केवल उन लोगों से हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। तो थर्ड एंट्री, मांगने की अलॉटमेंट, मांगने का मतलब होता है अलॉटमेंट मनी ड्यू करना। तो फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू का मतलब मांगना। तो अलॉटमेंट का पैसा जब कंपनी मांगेगी तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने लोगों से हमें पैसा मांगना है? इन्हीं 10,000 शेयर्स पे। और अलॉटमेंट का पैसा कितना है यहाँ पर? 30 रुपीज है, 30 रुपए। तो 30 रुपए की अलॉटमेंट हमने अभी मांगा है और अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने ये पैसे पहले से ही दिखा दिए कि ये पैसे आ जाएंगे। बट अभी मांगा है, मांगते समय कंफर्म नहीं है कि कितने लोग पैसे देंगे। ठीक है, तो जब पैसे मिलेंगे अलॉटमेंट के, मीन्स फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पैसे अगर हमने मांगे हैं, मांगने की एंट्री किया तो उसके बाद पैसे मिलने की एंट्री होगी, जिसके लिए पूरे 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। अगर मान लीजिए अप्रैल 1 में हमने अलॉटमेंट ड्यू किया अप्रैल 1 को, तो 30 अप्रैल 30 अप्रैल तक का टाइम दिया जाता है शेयर होल्डर को मनी पे करने के लिए। तो अलॉटमेंट का पैसा आएगा जब, तो कहाँ आएगा? बैंक में। कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर हमें यहां पर पैसे ना दे। तो मान लीजिए कि 10,000 शेयर्स पर हमने पैसे मांगे हैं, बट उसमें से 200 शेयर के हमें पैसे नहीं मिले। तो फिर कैसे एंट्री करोगे कि बैंक अकाउंट में 10,000 शेयर्स पे पैसे मांगे थे, जिसमें से 200 शेयर्स के पैसे नहीं मिले, बाकी तो सबने दे दिए। तो फिर जो पैसे नहीं मिले उसे कहां दिखाएंगे? उसे हम दिखाएंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इसमें हम दिखा देंगे कि जिन 200 शेयर्स पे पैसे नहीं आए वो हमारे लिए एक तरह से डेटर बन गए। हमने वो पैसे भी दिखा दिए जो पैसे नहीं आए। नॉर्मली पूरे पैसे मिल जाते हैं तो 10,000 इंटू 30 हो जाएगा, पूरे पैसे आ गए 3 लाख रुपए। बट यहां पर सिचुएशन क्या हो गई कि कुछ लोगों ने, किसने? कोई शेयर होल्डर है जिसके पास मान लीजिए 200 शेयर थे और वो अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो गया। तो जो पैसे नहीं मिले उसके लिए नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसे बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो हमने यहां पर दिखा दिया कि 6,000 रुपीज अभी एरियर से नहीं मिले और ये पैसे बैंक में किस नाम से आए हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से। तो हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को अब क्लोज कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज। अब देखिए यहां पर कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना, कॉल इन एरियर्स अकाउंट यहां पे ओपन करना कंपलसरी नहीं है। अगर चाहे तो हम केवल यहां पर यह एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 2,94,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,94,000। कॉल इन एरियर्स अकाउंट हमने ओपन नहीं किया। बट अगर परफेक्ट प्रेजेंटेशन देना है तो हमें कॉल इन एरियर्स अकाउंट में दिखाना चाहिए कि जिन लोगों के पैसे नहीं आए। सेम प्रोसेस हमारी आगे चलेगी। फिर हमें क्या करना है? अब फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करना है, मांगना है। तो एंट्री फिर से जैसे अलॉटमेंट ड्यू किया है वैसे ही शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। आप एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बिल्कुल ऐसे ही एंट्री करना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की एंट्री, ड्यू करने की। और उसके बाद फिर पैसे मिलने की एंट्री, जैसे अलॉटमेंट रिसीव की किया है सेम वैसे ही फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये सिमिलर प्रोसेस होता है सभी एंट्रीज में। ठीक है, आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो कैसे उसको हम अपने जर्नल एंट्रीज में दिखाएंगे, उसे एडजस्ट करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही, आपके कमेंट से ही, पॉजिटिव कमेंट से
हम मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आए। आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जो लोग क्लासेस नहीं अफोर्ड कर सकते वो आपकी मदद से बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, मैं अगली क्लास में आपको बताता हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। थैंक यू।